गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के बाद जो हमने कक्षा 10 का पार्ट 4 विश्व का इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसका हम पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया, किसी प्रकार की शिकायत है, किसी प्रकार की समस्या है, प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो चलिए उसी चौथे पार्ट का हम अगला अध्ययन बिंदु, अगला औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। वही विश्व का इतिहास पार्ट 4 और दूसरा टॉपिक कक्षा 10 के लिए। वैसे ये कक्षा 11 के लिए महत्वपूर्ण और औद्योगिक क्रांति विश्व का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अगर एक शब्द के बारे में बात करें, इस औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करें, शब्द का ही हमें यहाँ मतलब समझा देगा कि क्या होती है। औद्योगिक यानी उद्योग धंधे, जिनके बारे में कारखानों की हम बात करें। क्रांति, क्रांति शब्द का मतलब, क्रांति का मतलब केवल सशस्त्र विद्रोह नहीं होता या लड़ाई नहीं होती या मारकाट नहीं होती। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? जो वर्तमान में चली आ रही व्यवस्था है उसको बदलकर किसका, उसके स्थान पर नई व्यवस्था लागू करना क्या कहलाती है? क्रांति। ये कभी सफल भी होती है, कभी असफल भी होती है। तो यह क्रांति शब्द का मतलब क्या है? परिवर्तन है। अब देखिए औद्योगिक क्रांति की जब बात करें तो क्या हुआ उद्योगों में, ऐसा क्या क्रांति आ गई या क्या परिवर्तन हुआ जिसके बारे में हमें इस एक बड़े से चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए 18वीं शताब्दी के पहले या यूं कहें 19वीं शताब्दी से पहले 1800 ईस्वी तक, तो 19वीं शताब्दी पहले क्या था? जितने भी काम होते थे, यानी जितने भी कल कारखानों में काम होते थे, उद्योग धंधे होते थे, वो छोटे स्तर पर होते थे, ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उद्योग धंधों में होते थे। तो देखो इसके स्थान पर यहाँ पहले क्या होता था, ये जो काम होता था वो हस्तचालित, हाथ से चलने वाले हस्तचालित मशीनों से या औजारों से, मशीनें तो नहीं कह सकते, हस्तचालित औजारों से, औजारों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था। अब कब की बात है ये? 19वीं शताब्दी के पहले, लगभग 1800 ईस्वी यानी 1801 के बाद तो 19वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाती है, पर 1800 से पहले का जो समय था यानी 19वीं शताब्दी से पहले की बात है। तो किससे काम होता था? हस्तचालित औजार, कुटीर उद्योग धंधे घर पे होता था, छोटे मोटे अपनी आवश्यकता की वस्तु खुद बना लिया करते थे। और 19वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया इन हस्तचालित औजारों का तो उपयोग हो गया खत्म, और इसके स्थान पर कुछ स्तर पर चलता रहा, पर बड़े मोटे तौर पर इनका उत्पादन, इनके द्वारा प्रोडक्शन खत्म हो गया। इसके स्थान पर मशीनें, और मशीनें किससे चलने वाली? जो वाष्प शक्ति से चलती थी, विद्युत से चलती थी, गैसों से चलती थी, गैस का प्रयोग होता था, ज्वलनशील या यूं कहे कि जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, उन मशीनों से जो काम होने लगा किसमें? कल कारखानों में, उद्योग धंधों में। तो इन हस्तचालित औजारों के स्थान पर यह कहलाती है औद्योगिक क्रांति। ये परिवर्तन आया 19वीं शताब्दी में। तो देखिए ऐसा नहीं है, अब ये तो था क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी। अब भारत की बात करें, हालांकि ये क्रांति, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, पर एक छोटा सा भारत अपने अध्ययन बिंदु में दिया हुआ है कि भारत का एक उदाहरण है कि जो भारत है हमारा देश, वो देखिए आज नहीं, प्राचीन काल से ही ऐसी कई कार्य करता आया है। बड़े बड़े जिनमें वो कह सकते हैं जो कल कारखानों में आज भी नहीं हो पाते हैं, वो उस समय हुआ करते थे। जैसे छोटे छोटे उदाहरण है। नंबर 1, दिल्ली का मेहरौली का लोह स्तंभ। दिल्ली का लोह स्तंभ किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? इस्पात का। किसका है? इस्पात का, लोहे का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना अच्छा है कि 2000 साल से वो बिना जंग लगे, धूप में, बरसात में, सर्दी में, हर मौसम में वो लोहे स्तंभ खड़ा है। कहां पर है? दिल्ली के पास लोहे स्तंभ, जो प्राचीन इस्पात या भारत की उत्कृष्ट उत्पादन प्रणाली किसकी? लोहे की, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी बात करें तो देखिए प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर मिश्रित कृषि की परंपरा चली आ रही है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है खेती के साथ पशुपालन। तो मिश्रित कृषि औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व में प्रारंभ होती है, पर भारत में तो
मिश्रित कृषि पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। एक छोटा सा उदाहरण और है, कालीबंगा जो सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है, कालीबंगा राजस्थान में ही है। वहां से दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। वो मिश्रित कृषि का उदाहरण नहीं है, दोहरे जुते हुए, यानी खेत की कितनी उत्कृष्ट उन्नति अवस्था में था खेती। साथ में मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि के साथ क्या हो, पशुपालन। खेती के साथ साथ में क्या हो, पशुपालन, वो कहलाती है मिश्रित कृषि। तो ये प्राचीन भारत से ही चली आ रही है। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर, एक छोटा सा है, छोटा सा क्या है, बड़ा सा है, भारत एक दो देशों के बीच में जोड़ दिया, राम सेतु, नाम सुना होगा, सुना ही होगा, राम का सेतु। लंका पर आक्रमण कर दी, चढ़ाई कर दी, समुद्र में पुल बांधकर किडनैप हो गया सीता माता का, उसको बचाने के लिए भगवान राम ने भारत और श्रीलंका के मध्य एक पुल बना दिया। तो ये भी देखिए, आज तो किस तरह के पुल निर्माण होने में कितने इंजीनियर, कितने वैज्ञानिक, या यूं कहे कितने इंजीनियरों के द्वारा एक बड़ी मशक्कत के बाद पुल बनता है। यहाँ पर तो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पुल बांध डाला भारत ने। तो ये है भारत की, तो बात ही कुछ और है, महानता है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्रांति के बारे में ही। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। अब देखिए शब्द का अर्थ पहले बता चुका हूं, औद्योगिक क्रांति यानी कल कारखानों में जो परिवर्तन आया वो। अब यहाँ किंतु इसके अलावा भी शब्द का कुछ मतलब और है। औद्योगिक क्रांति, तो देखिए औद्योगिक क्रांति वास्तव में क्या है? उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन। प्रश्न आ जाए, ये तो हमने एक व्यवहारिक दृष्टि से हमने समझने का प्रयास किया है कि औद्योगिक क्रांति है क्या। प्रश्न आ जाए औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर हमें लिखना है, सटीक 2 लाइनों में लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, 2 लाइनों में लिखना है औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्पादन, उत्पादन वो किसमें भी हो सकता है, उत्पादन प्रणाली में, यानी जो कल कारखानों में कहें या कहीं भी गए, उत्पादन प्रणाली में जो आमूलचूल परिवर्तन आया, अचानक परिवर्तन आया, में क्या हुआ? आमूलचूल परिवर्तन। परिवर्तन तो उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन आया वो औद्योगिक क्रांति है। साथ में इस परिवर्तन से क्या हुआ? इसके फलस्वरूप देखो, परिवर्तन तो हुआ, पर परिवर्तन कैसा हुआ? इस परिवर्तन के फलस्वरूप, फल तो प्राप्त हो गई, तो फलस्वरूप क्या होता है कि वृहद उद्योगों का और नवीन साधनों का प्रयोग होने लगा उत्पादन में। फलस्वरूप यूं कहें वृहद उद्योग, बड़े उद्योग, वृहद उद्योग व नवीन साधनों का प्रयोग होने लगा, किसमें? उत्पादन हेतु। अगर सटीक लिखना चाहें हम औद्योगिक क्रांति क्या है, तो देखिए उत्पादन प्रणाली में, यो कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? उत्पादन प्रणाली में जो आमूलचूल परिवर्तन आया, उसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप वृहद उद्योगों का और नवीन साधनों का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये था औद्योगिक क्रांति। अब देखिए शब्द का प्रयोग किसने किया? तो औद्योगिक क्रांति जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो 2 आदमियों के नाम है। नंबर 1 है फ्रांस के जॉर्जेस मिस्ले। नंबर 1 तो कौन है? शब्द का प्रयोग जॉर्जेस मिस्ले। कहां के हैं? फ्रांस के पहले व्यक्ति जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। और दूसरे है काइड्रिक एंजेम जो जर्मनी के हैं। नंबर 2 कौन है? काइड्रिक एंजेम। कहां के हैं? जर्मनी। इन दोनों व्यक्तियों ने सबसे पहले इस औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्जेस मिस्ले फ्रांस के हैं और काइड्रिक एंजेम। इसके अलावा अंग्रेजी में देखिए इस शब्द का प्रयोग, ये तो सामान्य औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, और अंग्रेजी में या इंग्लैंड के लिए कहें तो अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग करने वाला महान व्यक्ति अर्नोल्ड
टॉयनबी। कौन है? अर्नोल्ड टॉयनबी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, लेक्चर्स इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, या औद्योगिक क्रांति। लेक्चर दिए होंगे इन्होंने भी, लेक्चर्स इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति। इसमें ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति अचानक नहीं हुई थी, कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक से जो पहले चले आ रहे थे उनको हटा दिया सारी मशीनों को, उसके स्थान पर ये प्रयोग करने लगे। एक सतत प्रक्रिया है। औद्योगिक क्रांति क्या है? कि सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसका कहना है ये? अर्नोल्ड टॉयनबी का। किसने कहा? लेक्चर्स इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अपनी पुस्तक में अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा ये बात कही गई। साथ में इन्होंने क्या चीज कही कि इंग्लैंड के थे, अंग्रेजी में कह रहे हैं तो कहां के थे अर्नोल्ड टॉयनबी? ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने क्या कहा कि इंग्लैंड में 1760 के बाद में, 1760 से लेके 1820 तक ये जो समय है, इस समय के मध्य इंग्लैंड का जो विकास हुआ इसमें औद्योगिक क्षेत्र में, उसके लिए इन्होंने ये औद्योगिक क्रांति शब्द काम में लिया। 1820 तक के मध्य विकास, डेवलपमेंट जो हुआ इंग्लैंड में, उसके लिए इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। किसने? अर्नोल्ड टॉयनबी। औद्योगिक क्रांति अंग्रेजी में कहते हैं, किसमें? लेक्चर्स इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। चलिए बात करते हैं, ये होगी शब्द की बात। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी एक परिभाषा देंगे सामान्य सी, कि क्या है औद्योगिक क्रांति, इसकी परिभाषा भी अपने को देखने को मिलेगी। ज्यादा नहीं है, छोटी मोटी 3 परिभाषाएं हैं, याद हो जाएगी। नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें समझ में आनी चाहिए। तो नंबर 1 जो हम बात करेंगे वो है GW साउथगेट की परिभाषा। किसकी है? GW साउथगेट। नाम है साउथगेट, कोई दक्षिणी द्वार मत समझ लेना कि साउथ दक्षिण गेट दरवाजा। तो साउथगेट की परिभाषा क्या कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति क्या है? जो औद्योगिक प्रणाली है उसमें परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन? जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों को काम में लिया जाने लगा, और यानी हाथ के स्थान पर जो हाथ काम में लेते थे उत्पादन के लिए, उसके स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों का काम में लिया जाने लगा। और साथ ही जिससे औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन आया। तो देखिए वापस इसके बारे में क्या लिखते हैं साउथगेट साहब कि औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है इनका कहना कि औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन। किसमें? औद्योगिक प्रणाली में क्या है? परिवर्तन। और क्या परिवर्तन? कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर, हाथ से जो काम मशीनें होती थी उनके स्थान पर, हस्तशिल्प स्थान पर शक्ति, यानी जो ऊर्जा से शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा, प्रयोग हुआ। और जिससे क्या हुआ? औद्योगिक, इसके साथ साथ ये तो परिवर्तन हुआ, इसके साथ साथ इससे औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन आया। औद्योगिक संगठन में परिवर्तन, ये कहना है किसका? GW साउथगेट का कहना है। क्या कहना है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? कि औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन। क्या परिवर्तन? जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा, और इससे औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन आया। ये तो थी GW साउथगेट के अनुसार। नंबर जो दूसरी परिभाषा हम देखते हैं वो है CD हेजन के अनुसार। कौन है? CD हेजन साहब। 3 परिभाषाएं दूसरी CD हेजन की है। सिंपल सी परिभाषा है, कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति कहलाता है। क्या है? कुटीर। कुटीर मतलब जो छोटे मोटे घर में चलते थे, तो कुटीर उद्योगों का
कुटीर उद्योगों का क्या करना का मशीनीकरण क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। किसका कहना है? सीडी हेजन का। मशीनीकरण क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ये सीडी हेजन साहब का कहना है। नंबर तीसरी जो परिभाषा है, बड़ी जरूर है, समझने के लिए हमारे काम में आने वाली है, वो है डेविज। डेविज साहब का भी कुछ इसी तरह का कहना है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। उनका कहना है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया या ये सिद्ध किया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपाय त्याग कर, क्या सिद्ध किया कि मनुष्य प्राचीन जो उपाय हैं उनको त्याग कर विस्तृत रूप से एक यूं कहे कि कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। ऐसा कहना है डेविज के अनुसार। देखिए औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य डेविज के अनुसार क्या है? औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है। कौन से परिवर्तन देखेंगे भी? उन परिवर्तनों से है। कौन से परिवर्तन? जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपाय त्याग कर। कौन से परिवर्तन हैं? जिनसे मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपाय, जो पुराने उपाय काम में लेता था उत्पादन करने के लिए, उपाय त्याग कर क्या करने लगा? वो विस्तृत रूप से कल कारखानों में या कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। त्याग कर विस्तृत रूप से या बड़े तौर पर विस्तृत रूप से कारखानों में कार्य या उत्पादन करने लगा। ये किसका कहना है? डेविड साहब का। परिभाषा लंबी जरूर है, समझने के लिए आसान है। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिनसे मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपाय त्याग कर, प्राचीन उपाय वही कुटीर उद्योग, वो छोड़कर विस्तृत रूप से कारखानों में काम करने लगा। ये कहना है डेविड साहब का। हेजन का कहना है कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण, और साउथगेट का कहना है कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन है जिनसे हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों का, मशीनों का प्रयोग होने लगा। तो ये थी क्रांति की परिभाषाएं। समझ में आ गया होगा क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति। सामान्यतः हम निष्कर्ष निकाल के यही कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ, वापस अगर इसका सारा कंक्लूजन निकालें हम, तो ये मतलब निकलेगा कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस अर्थव्यवस्था से है। कौन सी अर्थव्यवस्था? जो परंपरागत, यानी जो प्राचीन उपाय है परंपरागत और जिसमें कम उत्पादन होता था, उस प्रक्रिया को छोड़कर विकास की या निम्न अवस्था से निकल करके आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो रही है, जिनसे आज उत्पादन हो रहा है। यानी प्राचीन उपायों को त्याग कर नवीन की तरफ बढ़ना औद्योगिक क्रांति कही गई है। अब देखिए इस औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन जो आए वो देखते हैं, क्या क्या इससे परिवर्तन हुआ। कारण भी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते इससे क्या परिवर्तन हुआ। नंबर 1, जो उत्पादन कार्य था वो हाथ के बजाय किससे होने लगा? शक्ति चालित यंत्रों से। नंबर 1, उत्पादन कार्य हाथ की बजाय या हस्तचालित की यंत्रों की बजाय शक्ति संचालित यंत्रों से। पहला परिवर्तन क्या आया? उत्पादन कार्य जो हाथ से होता था उसके स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने लगा। नंबर 2, छोटे छोटे हैं। नंबर 2 है इस्पात के बड़े कारखाने खुले। इस्पात मतलब लोहे के इस्पात कारखाने खुले। क्यों खुले? क्योंकि जितनी भी मशीनें बनती थी वो लोहे की, इस्पात की बनी होती थी, तो इस्पात की मांग बढ़ गई। इस कारण से इस्पात के कारखाने खोले जाने लगे। नंबर 3 बात करें जिससे परिवर्तन हुआ, वो है कृषि में मशीनों का प्रयोग और बड़े बड़े फार्मों की स्थापना हुई। कृषि का मशीनीकरण, क्या कह सकते हैं? कृषि का मशीनीकरण, बड़े फार्मों की स्थापना, क्योंकि मशीनें
बड़े फार्मों में ही चल सकती है, छोटे छोटे 1-2 बीघा खेत में नहीं चल पाती, इसलिए बड़े फार्मों की स्थापना की गई। नंबर 4 जो चौथा परिवर्तन की बात करें वो है यहाँ पर पूंजी के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? बैंकिंग पद्धति का। बैंकिंग पद्धति का क्या हो गया? विकास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पूंजी की आवश्यकता थी, तो उसके लिए कुछ बैंक बने जो ऋण दे सकते थे उद्योग धंधों के लिए। नंबर 5 जो बात करें इसमें परिवर्तन आया वो है वाष्प चालित इंजन, भाप के इंजन, यूं कह सकते हैं वाष्प इंजन और जहाजों का प्रयोग। यातायात सुगम हो गया, जिनका हम एक एक करके पढ़ेंगे। संचार के साधन किसमें क्या परिवर्तन हुआ? जहाजों का प्रयोग होने लगा, ये भी एक बड़ा परिवर्तन आया। नंबर 6 बात करें कि क्या परिवर्तन आया, वो है जो एक व्यापार तंत्र था एक देश से दूसरे देश के मध्य, वो एक तरह से संगठित रूप से चलने लगा। तो अगला है संगठित व्यापार तंत्र। पूरे विश्व का व्यापार जो है वो एक संगठित रूप से चलने लगा। इसके अलावा एक और है, अंतिम जो हम कह सकते हैं वो है कम मानव श्रम में, श्रम कम कितना कम लगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां हो गई तो उस मानव श्रम, कम श्रम व अधिक उत्पादन, उत्पादन बढ़ गया और मानव श्रम कम हो गया। तो ये थे इसके बड़े बड़े परिवर्तन इस औद्योगिक क्रांति के। नंबर 1 तो जो काम था वो हाथ की बजाय किससे होने लगा? मशीनों से या शक्ति संचालित यंत्रों से। दूसरा, इस्पात के बड़े बड़े कारखाने खोले गए। क्यों? क्योंकि मशीनों की आवश्यकता थी और मशीनें लोहे की, इस्पात की बनी होती थी। नंबर 3 कृषि का मशीनीकरण, क्योंकि खेती में बड़े फार्म स्थापित होने लगे, क्योंकि अब खेती में लोग यूं कह सकते हैं पहले तो उत्पादन होता था वो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ कृषि जो है वो एक तरह से आमदनी का स्रोत बन गई, आय का जरिया बन गई, तो इसलिए मशीनीकरण हो गया, बड़े फार्मों की स्थापना की जाने लगी। बैंकिंग पद्धति का विकास होता है, क्योंकि एक ऋण की आवश्यकता पड़ी तो बैंकिंग पद्धति का अपने आप स्वतः ही विकास हो जाता है। वाष्प चालित इंजन का प्रयोग हुआ जिससे यातायात सुगम हो गया। जहाजों का प्रयोग, संगठित व्यापार तंत्र, क्योंकि अब व्यापार अधिक होने लगा तो उसको संगठित करना जरूरी हो गया। यहाँ पर कम मानव श्रम लगा और अधिक उत्पादन इस औद्योगिक क्रांति से हो गया। ये तो थे परिवर्तन। अब है देखो औद्योगिक क्रांति के कारण कि इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ क्यों हुई। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? कारण किसके? क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई? कहां से हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड से ही क्यों हुई? ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई? एक नहीं, कई छोटे मोटे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण परिस्थितियां मिली इंग्लैंड में और वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 जो पहले कारण की हम बात करें इंग्लैंड से प्रारंभ होने का, वो था इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य। क्या था? औपनिवेशिक साम्राज्य। क्या होता है औपनिवेशिक साम्राज्य? भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था लगभग 17वीं शताब्दी के बाद से। तो भारत ही नहीं, यूं कहे अफ्रीका में भारत, श्रीलंका, काफी चीन तक जो इंग्लैंड का था साम्राज्य फैला हुआ था और यहाँ वो अपना एक तरह से मंडी के रूप में, एक बाजार के रूप में प्रयोग करते थे इस औपनिवेशिक साम्राज्य का। ऐसा नहीं कि औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब है जहां पर ये अपना शासन सत्ता स्थापित कर चुके थे या ये उनके संप्रभुत्व इंग्लैंड के अधिकार में चली गई थी, उन देशों की बात है। यानी भारत पे अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी कहे तो भी भारत पे अंग्रेजों का अधिकार कुछ समय के लिए 200-300 सालों तक हुआ था। तो वो औपनिवेशिक साम्राज्य था जहां पर ये कच्चा माल प्राप्त कर सकते थे और बना हुआ तैयार माल ये बेच सकते थे, जिसका कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुई। नंबर जो दूसरा कारण देखते हैं औद्योगिक क्रांति का, वो है यहाँ पर इंग्लैंड में जो लोहे और कोयले की खान थी या लोहे और कोयले की जो प्राप्ति स्रोत थे वो पास पास थे। लोहे व कोयले की खानों का पास पास होना। अब देखिए लोहे और कोयले का क्या फर्क पड़ता है। उस समय लोहे से जितनी भी मशीनें बनी वो लोहे की, इस्पात की निर्मित होती थी और उनको चलाने के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में यूं कहे कि इस समय जब 19वीं शताब्दी में मशीनों को चलाने के लिए किसी प्रकार की विद्युत या इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो कोयले से ही ये मशीनें चला करती थी ताप के द्वारा। तो ये दोनों पास पास थे, क्षेत्र पास पास होने की वजह से आसानी से, सुलभता से ये मिल गए और मशीनीकरण में या कल कारखानों में सुविधा हुई। नंबर जो तीसरी बात करें,
क्रांति का प्रारंभ होने का तीसरा कारण है ये कहें कि उपयोग अनुरूप इन्होंने उत्पादन किया। कैसे? उपयोग अनुरूप उत्पादन। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके बजाय मैं कुछ ऐसी चीज पढ़ाऊं जो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने कोर्स में नहीं है, तो वो हमारे लिए अनुपयोगी है। और इंग्लैंड ने क्या किया कि जो डेली उपयोग की यानी दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी वो ये ज्यादा निर्मित करते थे। फ्रांस इसका दूसरा उदाहरण है। फ्रांस जो वस्तुएं उत्पादित करता था, इसी के साथ साथ इंग्लैंड के साथ साथ उपनिवेश फ्रांस के भी थे, ये भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था। पर फ्रांस जो कर रहा था वो विलासिता की वस्तुएं और कुछ सीमित वस्तुओं तक वो रह गया था जिनमें महंगी वस्तुएं हुआ करती थी। जबकि इन्होंने उपभोग के अनुरूप जैसे कपड़े का उत्पादन ये कर रहे थे, दैनिक चाय की उत्पादन का लेकर नील का उत्पादन, जो दैनिक उपयोग के अनुरूप उत्पादन करते थे, जिसकी खपत थी, डिमांड थी, मार्केट में मांग थी। नंबर जो चौथी चीज बात करें इंग्लैंड के लिए वो है यहां पर अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। कौन से कारीगर? अर्धकुशल। देखिए इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था जो 1688 की क्रांति हुई इसके बाद सामंती व्यवस्था को भंग कर दिया गया और जो कुछ लोग थे वो शहरीकरण की ओर अग्रसर हुए। सामंती व्यवस्था में विशेषाधिकार समाप्त हुए तो कुछ लोग थे वो शहरीकरण हुआ, शहरीकरण की ओर अग्रसर होते हैं। वहां पर काम जैसा था, काम आता नहीं था, अर्धकुशल थे, कुछ काम कर सकते थे, श्रम था उनके पास में, पर काम इनको शहरीकरण के दौर में काम मिला और ऐसे सस्ते श्रमिक मिल गए इंग्लैंड को जो कारखानों में काम कर सकते थे। तो इन अर्धकुशल कारीगरों को इन्होंने कुशल बना दिया उन मशीनों पे काम करने के बाद। तो ये भी एक कारण रहा। नंबर 5वां जो कारण बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का, तो वो है यहां पर फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। देखिए फ्रांस की क्रांति और युद्ध का क्या महत्व है। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। पर 1789 में जो क्रांति हुई लगभग ये 15 साल तक चलती है, 1815 तक। 15 के ये तो लगभग 25 साल तक का युद्धों का दौर रहता है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है और वहीं से तो ये जो लंबा दौर चला लगभग 20-25 सालों का, इस दौरान सैनिकों की आवश्यकता के अनुरूप खुद के सैनिकों की, इंग्लैंड भी युद्ध में भाग ले रहा था तो खुद के सैनिकों की साथ में अन्य देशों के सैनिक, अपने जो ऑस्ट्रिया था, रूस था, उनके सैनिकों की सहायतार्थ इन्होंने जो सामान उत्पादन किया तो नए नए सामान और उनकी सैनिकों की पूर्ति सामान की जो की गई उससे भी औद्योगिक क्रांति का यूं कहें कि औद्योगिक क्रांति को बल मिलता है। नंबर 6, एक दो कारण और है। इंग्लैंड में क्या था, धनी देश था क्योंकि व्यापार इनका प्रमुख उद्देश्य था, तो इनके पास पूंजी की कमी नहीं थी, रुपए पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं थी क्योंकि औपनिवेशिक साम्राज्य विशाल था। तो पूंजी की उपलब्धता, पूंजी इनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, बैंकिंग पद्धति का विकास हो चुका था, तो ये पूंजी को नए कारखानों में लगा सकते थे, श्रमिकों को दे सकते थे, नए आविष्कार या वो सब चीजें ये कर सकते थे। इस कारण पूंजी की उपलब्धता के कारण भी कारखानों में जो प्रगति हुई वो रुकी नहीं, लगातार निरंतर बनी रही। अगला कारण जो देखते हैं हम, 7वां कारण है कि क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई, तो वो है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। जब भी कभी मैप में देखोगे इंग्लैंड को तो देखिए भारत तो 3 ओर से घिरा हुआ है। इंग्लैंड जो है एक द्वीप के रूप में है, टापू के रूप में है, अटलांटिक महासागर में एक टापू सा है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। नौसैनिक शक्ति इनकी पर्याप्त थी क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, संघर्षी जीवन है, इन्होंने अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल लिया। समुद्र में रहने के कारण की नौशक्ति का विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि यहां तक कि बाद में ये सारा अपना जो कहते हैं पूरा अधिकार कर चुके थे। इनको समुद्री लुटेरे या समुद्री कुत्ते भी कहा करते हैं, इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है। तो इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि चारों ओर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो सकता था, सुरक्षित थे आक्रमण से, बल्कि ये ही दूसरे देशों पर आक्रमण कर सकते थे अपने नौसैनिक जहाजों के बल पर। नंबर जो 8वां कारण हम देखते हैं, तो देखिए इंग्लैंड में ही कृषि क्रांति हो गई। पहले कृषि क्रांति, कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए कहां पर मिले, वो कहां पर हुई, सबसे पहले कृषि क्रांति भी इंग्लैंड में ही हो गई। तो
मजदूरों के लिए जो खाद्यान्न की समस्या थी वो समाप्त हो गई, अच्छा अनाज उत्पादन होने लगा, उसका व्यापार करने लगे, उससे पूंजी की उपलब्धता, यानी एक दूसरी चीज से कनेक्टेड थी। तो यहां पर कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। नंबर 9 और अंतिम जो कारण है इसका वो हम देखते हैं यहाँ की जो वैज्ञानिक आविष्कारों को इंग्लैंड ने प्रोत्साहन दिया प्रारंभ से ही। किसको दिया? वैज्ञानिक आविष्कारों को। जरूरी है वैज्ञानिक आविष्कारों को। देखिए आज चीन की कंडीशन देखिए, अपने अपने नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के बल पर सारे विश्व के यूं कहें कि बाजार पर कब्जा कर रखा है, नए नए प्रोडक्ट निकालना। तो यहां पर वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन किसने दिया था? इंग्लैंड ने। तो उससे क्या हुआ? मशीनें बनी और मशीनों को दूसरे देशों में पहुंचाया गया, तो उससे भी कुछ आमदनी हुई। तो वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देने से लोगों ने क्या किया? नई चीजें बनानी, नई खोज करना शुरू किया। यहां तक कि दूसरे ऐसे द्वीप और टापू और ऐसे रास्ते खोजने भी प्रयास कर दिए, जैसे बाद में पुर्तगालियों ने भी इसमें आगे बढ़े, स्पेन भी बढ़ा, भारत में वास्को डी गामा भी आया था वो। तो ये प्रारंभ से ही इंग्लैंड की नीति रही है कि नए वैज्ञानिक आविष्कारों को खोज की जाए। तो ये कुल मिला के लगभग जो 9 कारण हैं, और भी कारण है, कई सहायक कारण है, पर मुख्यतः यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुई। वापस देख लेते हैं। एक तो विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य जहां वो व्यापार कर सकते थे, लोहे और कोयले की खान का पास होना यानी मशीन और उसको चलाने के लिए ईंधन। नंबर 3 उपयोग के अनुरूप उत्पादन, यानी जो दैनिक वस्तुएं थी वही इन्होंने उत्पादित की। इसके अलावा अर्धकुशल कारीगर यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल गए, सामंती व्यवस्था भंग होने के कारण। फ्रांस की क्रांति में लगभग जो जितने सालों भी चलती है वहां ये अपना सामान पहुंचाते रहे। पूंजी की उपलब्धता, बड़ा बाजार था, उपनिवेश थे, तो अच्छी पूंजी इनके पास उपलब्ध थी जिससे ये व्यापार को बढ़ावा दे सके। भौगोलिक स्थिति, समुद्र में स्थित होने के बाद ये सुरक्षित रहे। कृषि क्रांति इंग्लैंड से ही हुई, इसके कारण भी औद्योगिक क्रांति होती है। और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। तो ये था हमारा क्रांति के ऊपर एक प्रारंभिक अध्ययन। अब हम जो आगे वाला इस क्रांति का दूसरा पार्ट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे क्रांति के कारण कौन कौन से क्षेत्र में, कृषि, यूं कहे वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए, वो हम देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।